सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भूगोल का पाठ 7 मृदा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है मृदा यानी मिट्टी। तो आज हम देखेंगे कि मृदा में पाए जाने वाले बहुत से घटक जो हैं अलग अलग वो कौन से हैं, यानी मृदा की निर्मित के लिए आवश्यक घटक आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। हम ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पाठ के मुख्य घटक हैं कि मृदा किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो यहाँ देखो आपको दिखाई पड़ रहा है मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि के ढलान, समयावधि। ये 5 घटक जो हैं वो मृदा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। केंचुआ खाद निर्मित की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे और वनस्पति जीवन में मृदा का क्या महत्व है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा यानी मिट्टी कहते किसे हैं। आप सब ने मिट्टी से खेला होगा। हम बचपन से ही मिट्टी के साथ में खेलते आए हैं। मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। आजकल तो क्ले मिट्टी वगैरह भी मिलती है। बट ये जो मिट्टी घटक है, अगर इसकी हमें ज्योग्राफिकल या भौगोलिक परिभाषा कही जाए तो इसकी भौगोलिक परिभाषा हम क्या देंगे बच्चों। तो यहाँ देखो, अगर हमें भौगोलिक रूप से इसकी परिभाषा देनी है तो मिट्टी अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित गणों को हम मृदा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। कभी कभी थोड़ी गहराई पर भी चट्टान मिल जाती है। अगर कभी आपने मिट्टी जो है वो खन के देखा होगा तो देखो ऊपर आपको मिट्टी दिखेगी, लेकिन उसके नीचे अगर आप ज़्यादा हटाते जाओगे तो आपको पत्थर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो पत्थर जो है वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी क्या होती है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मध्यम, बारीक और मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण होते हैं। ठीक है, तो मृदा से संबंधित और बहुत कुछ जानकारियां हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृदा मिट्टी जो होती है उसके निर्माण के लिए आवश्यक घटक जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पे है मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक यानी केंचुआ वगैरह, और भूमि की ढलान और समयावधि। हम एक एक करके ये सारे घटक पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इन घटकों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चे पहले हम देखेंगे मूल चट्टान। मूल चट्टान का मतलब क्या होता है? ये देखो बच्चों, जैसे कि ये मूल चट्टान आपको जैसे कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ये एक चट्टान दिखाई पड़ रही है आपको, ये है मूल चट्टान। अब इसी मूल चट्टान का अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ये चट्टान है कैसा होता है? जलवायु की विविधता या कभी कभी समुद्र के अगर पास में वो चट्टान है तो लहरों के आघात के कारण जो चट्टान है मूल चट्टान, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये क्या करते हैं? धीरे धीरे इसके चूर्ण बनकर इससे मृदा निर्मित होती है। तो ये जो मूल चट्टान है इसके टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मृदा के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक जो है वो मूल चट्टान होता है। प्रदेश के जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपर्दन होता है। आप सभी को समझ में आ गया कि अपर्दन का मतलब क्या होता है। जब मूल चट्टान जो है वो तेज हवा के कारण, लहरों के कारण या जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण जब वो चट्टान टूटने लगती है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसके छोटे टुकड़े होने लगते हैं, तो उसके चूर्ण से मृदा की निर्मित होती है जिसे हम अपर्दन कहते हैं। यानी ये प्रक्रिया जिससे मूल चट्टान मिट्टी में परिवर्तित होती है उसे हम अपर्दन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो बच्चों, महाराष्ट्र जो है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की जो मूल चट्टान है वो बेसाल्ट है, लेकिन वो बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी की निर्मित होती है। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पे आपको काली मिट्टी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये काली मिट्टी अपर्दन की प्रक्रिया से बनती है। यहाँ देखो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में अपर्दन, एक बार आप वीडियो में भी देख सकते हो। ये देखो मूल चट्टान है, उसके अंदर क्रैक पड़े हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। तो जिस प्रकार चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि के द्वारा स्थानांतरण होता है, और अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल और हिम नदी, सागरी लहरें महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो ये टुकड़े भी जो हैं वो पवन के द्वारा, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो इसी अपर्दन के कारण क्या होता है? मिट्टी की निर्मित होती है। अब देखो
जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये देखो दक्कन का पठार एकदम नीचे महाराष्ट्र का, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है डॉटेड, वो आपका दक्कन का पठार है महाराष्ट्र का। ये मूल बेसाल चट्टान से बना हुआ है, लेकिन क्या होता है, इसका अपर्दन होके उससे काली मिट्टी बन जाती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी ग्रेनाइट, नीस, इन मूल चट्टानों से लाल मिट्टी की निर्मित होती है। देखो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रेनाइट की चट्टान, ये नीस की चट्टान। जब इसके टुकड़े होकर इससे मृदा बनती है तो कौन सी मृदा बनती है, लाल मिट्टी बनती है। तो इस प्रकार मृदा की निर्मित का प्रमुख जो मेन जो घटक है वो क्या है, मूल चट्टान। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम दूसरा घटक पढ़ेंगे। तो मिट्टी की निर्मित का जो दूसरा घटक है वो है प्रादेशिक जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, और मृदा के निर्माण एवं विकास में जलवायु में निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से योगदान देते हैं, ठीक है। जलवायु के कारण कैसे होता है, अभी आपने पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन के कारण ही अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो मृदा की निर्मित को ये घटक प्रभावित करता है। मूल चट्टान का अपर्दन होना मिट्टी के निर्माण की पहली प्रक्रिया है, और प्रदेश की जलवायु पर अपर्दन की प्रक्रिया निर्भर करती है। जो अपर्दन होता है वो किस पे निर्भर करता है, जलवायु पे। इसलिए मिट्टी के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जलवायु। प्रदेश की जलवायु अपर्दन की तीव्रता भी निश्चित करती है। अपर्दन तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वो वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। एक ही मूल चट्टान से विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मित जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण होती है। जैसे सह्याद्री के पश्चिम भाग में आर्द्र जलवायु के कारण, जो सह्याद्री का क्षेत्र अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था ना दक्षिण भाग, तो वैसे ही महाराष्ट्र में जो पश्चिमी भाग में सह्याद्री का क्षेत्र है वहाँ की जलवायु है आर्द्र। और वहाँ की आर्द्र जलवायु के कारण क्या होता है बच्चों, वहाँ की जो बेसाल चट्टान है वो निक्षालन की प्रक्रिया से लाल मिट्टी तैयार करती है, ठीक है। निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्द्र जलवायु के कारण सह्याद्री की बेसाल चट्टानों का लाल मृदा में रूपांतरण हो जाता है। मृदा का ये प्रकार दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु से निर्मित रेगुर मृदा से अलग होता है, ठीक है। सो ये प्रादेशिक जलवायु जो है वो मिट्टी के निर्माण का दूसरा कारण है, क्योंकि पहला कारण अपर्दन जलवायु के कारण ही होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया रहेगा आपको किस प्रकार से प्रादेशिक जलवायु जो है वो मिट्टी के निर्माण के लिए जो है वो कारणीभूत ठहरती है, यानी उसका जो है उसकी वजह से होता है। उसके बाद देखो जैविक घटक बच्चों, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है। जैविक घटक क्या होते हैं, चट्टानों के अपर्दन होकर उसका चूर्ण बनना। जो आपने सीखा कि जलवायु के कारण चट्टानें जो हैं वो अपर्दित होती हैं, उसका चूर्ण बनता है जिससे मिट्टी बनती है। लेकिन खाली चूर्ण होने से मिट्टी नहीं बन जाती है बच्चों। जो ये चूर्ण बनता है वो तो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का होता है। तो उस चूर्ण के अंदर मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा भी बहुत सारे जैविक पदार्थों का घुल मिल जाना ज़रूरी होता है। जैसे प्रदेश की वनस्पतियों व प्राणियों में होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मृदा में मिल जाते हैं। जैसे वनस्पति की जड़ें हो गई, खरपात हो गया, जो मरे हुए जानवर हैं उनका मृतावशेष होता है, ये सब घटक क्या होते हैं, पानी के कारण सड़ जाते हैं और उनका विविध जीवों के द्वारा विघटन होता है, जैसे केचुए, सहस्पाद, दीमक, कनखजूरा, चींटियाँ आदि। और ऐसे विघटित हुए जो जैविक पदार्थ होते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमस। और मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है तो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। देखो चार्ट में भी आपको दिखाई पड़ रहा है अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि। जैविक घटक पौधे, जानवर, ये क्या करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघट करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। मीन्स ये सारे घटक क्या करते हैं कि जो है जैविक पदार्थों की निर्मित करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो प्रदेश की वनस्पति और प्राणी हैं इनसे होने वाले विघटन से जैविक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये जैविक पदार्थ मिट्टी में मिल के मिट्टी को क्या कर देते हैं, उपजाऊ कर देते हैं। अनेक सजीवों के द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती रहती है। परिणाम स्वरूप इन दिनों केचुआ खाद का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी में केचुए छोड़ देते हैं और वो केचुओं से क्या होता है, वो केचुआ जो है वो विघटन करके जो मिट्टी को खा के उसको बहुत ही उपजाऊ करता है। केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया होती रहती है। अब देखो बच्चों ह्यूमस दिखा है यहाँ पे आपको। ह्यूमस क्या होता है, आपको एक छोटा सा पौधा दिख रहा है वीडियो में,
तो उसकी जो ऊपर की जो परत आपको दिखाई पड़ी वो ह्यूमस मृदा है। जो अभी आपने सीखा ना कि जैविक घटक जब भी मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी बहा कर लाई जाती है और वो जो चूर्ण वाली मिट्टी है उसके अंदर जो है वो सड़ी हुई वनस्पतियाँ और इसके अलावा खरपात, मरे हुए जानवरों के अवशेष, ये सब मिल जाते हैं, इनका विघटन होता है। और इनका विघटन होने के बाद में क्या होता है, इनका विघटन कौन करता है, वही केचुए, सहस्पात, दीमक, कनकुजरा, ये उसका विघटन करते हैं। और विघटन करने से क्या बनता है बच्चों, ह्यूमस बनता है। हाँ, तो मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पति और जंतुओं के गलने सड़ने से होती है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब देखो ये मिट्टी की जो पहली परत है ये ह्यूमस मृदा है। उसके बाद नीचे देखो आपको दिखाई पड़ेगा चॉकलेटी कलर की, वो मिट्टी है। उसके बाद नीचे जो है वो अपरिपक्व मृदा है, वो उतनी उपजाऊ नहीं है। उसके बाद नीचे जो है आपको मिट्टी के परत छोटी छोटी चट्टानें दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो ऊपर की परत है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही उपजाऊ है। और इसी के कारण जो है वो पौधे जो हैं वो अच्छे बढ़ते हैं, उपजाऊ होते हैं। और जो देखो किसान कभी कभी बाहर से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, पर वो रासायनिक खादें क्या करती हैं, ज़मीन को नुकसान पहुंचाती हैं। पर जैविक पदार्थों के विघटन से बनी हुई जो ये नेचुरल खाद है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, वो क्या होती है, वो मिट्टी के लिए भी अच्छी होती है और पौधों के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ह्यूमस समझ में आ गया रहेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से अगला घटक जो है वो है समय या विधि, समय यानी टाइम। ओके, उसके पहले हम देख लेते हैं भूमि की ढलान। तो भूमि की ढलान ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है मिट्टी की निर्मिति का। तो बच्चों मृदा निर्माण और विकास पर ढाल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली और सपाट उन क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। अभी देखो जैसे अपने चाय के बागान वगैरह देखे होंगे, तो चाय की फसल के लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कैसी, ऐसी मिट्टी जो पानी के बहाव से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो छन जाए। यानी आप देखो ढलानों पर जब भी पानी डालेंगे तो क्या होता है कि मिट्टी जो है वो बह जाती है। सो वहाँ पे क्या बच जाता है, मिट्टी बह जाने से थोड़ी सी कंकरीली, थोड़ी सी रेतीली मिट्टी बच जाती है। तो ढलानों पे चाय की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही भूमि की जो ढलान होती है वो मिट्टी के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। जहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा तीव्र होती है वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, छिछली होती है। मीन्स उसकी जो परत होती है वो मोटी नहीं होती है। लेकिन जो मैदानी प्रदेश हैं, सपाट प्रदेश हैं, वहाँ पे गहरी और मोटी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला घटक जो है समयाविधि यानी समय, समय टाइम। तो मिट्टी निर्मित की जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है बच्चों, जो बहुत ही स्लो स्लो चलती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मूल चट्टान का अपर्दन होता है जलवायु के कारण, और जैविक घटक जो है इसमें मिलते जाते हैं मूल चट्टान में। और ये प्रक्रिया बहुत ही मंद गति से होती रहती है। इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। अच्छी क्वालिटी की ह्यूमस मृदा प्राप्त करने के लिए लगभग 2.5 सेंटीमीटर की परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो एक छोटी सी मिट्टी की जो परत है वो तैयार होने में लग जाता है लगभग हजारों वर्ष। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मृदा जो होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी एक तरह से बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और इसीलिए हमें क्या करना है, मृदा जो है उसका संरक्षण करना होता है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मिट्टी की निर्मित की प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है बच्चों। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, वहाँ मिट्टी निर्माण जल्दी होता है। लेकिन जहाँ पे कम तापमान होता है, कम वर्षा होती है, वहाँ पे मिट्टी की निर्मित की प्रक्रिया में समय लगता है। प्रकृति में प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव ने उपयोग किया है। उसी के बल पे हमारे किसान जो है वो इतनी फसलें उगाते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें अनाज मिलता है। इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की देखो रासायनिक खाद और कीटनाशक का भी इस्तेमाल आजकल किया जाता है। लेकिन इसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है वो प्राकृतिक रूप से अगर ह्यूमस बनाएगी तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मृदा एक संसाधन है, आपको इस वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है। सचमुच में मृदा एक संसाधन। तीसरे वीडियो में देखो आपको छिड़काव करता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ रहा है कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड वगैरह का।
सो ये जो है वो केमिकल्स होते हैं बच्चों, और इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो है वो बंजर होने लगती है। तो हमें कम रासायनिक खादों और कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना होता है। अधिकतर हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना होता है, जो भी आपने सीखा, केचुआ खाद, ह्यूमस वाली मिट्टी जो नेचुरल रूप से बनती है। ये केचुआ खाद और ह्यूमस मिट्टी क्या होती है, ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है और नेचुरल रूप से बनती है। आजकल तो केचुआ खाद निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वनस्पति जीवन में मिट्टी का बहुत ही महत्व है बच्चों। मृदा अर्थात मिट्टी नहीं केवल होती है, अपरदित चट्टानों के चूर्ण, अधूरे पूरी तरह सड़े हुए जैविक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों से जो जीव मृदा में पाए जाते हैं। मृदा में जैविक अजैविक घटकों के बीच हमेशा अंतरक्रिया चलती रहती है। वनस्पति के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य मृदा से ही मिलता है, इसलिए मृदा एक परिपूर्ण परिसंस्था है। इसके विपरीत मिट्टी एक पदार्थ है। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा, मिट्टी और मृदा ये दो अलग चीज़ें हैं बच्चों। मृदा जो होती है वह परिपूर्ण परिसंस्था है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी फसलों का निर्माण होता है। इसके विपरीत मिट्टी केवल एक पदार्थ है। संक्षेप में कहें तो कुम्हार जो उपयोग में लाता है वो मिट्टी है, और किसान जो उपयोग में लाता है वो मृदा है। ठीक है बच्चों, सो किसान मृदा परिसंस्था का उपयोग करता है, परंतु कुम्हार मिट्टी इस पदार्थ का उपयोग करता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप बोलोगे मृदा यानी मिट्टी, बट ऐसा नहीं होता। मृदा और मिट्टी इन दोनों के बीच में फ़र्क है, और वो फ़र्क हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये देखो आपको उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे देखो तापमान की वजह से एकदम ज़्यादा कम वर्षा होती है। तापमान कैसा होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन जो है वो बहुत उपजाऊ नहीं पाई जाती है। जो वनस्पति जीवन में वृष्टि से की वृद्धि कैसे होती है, मृदा में होती है। तो इसलिए मृदा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जो है वो संसाधन है। जहाँ वनस्पति जीवन में बड़ी मात्रा में जहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे वनस्पति जीवन होता है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में सभ्यता और संस्कृतियों का विकास होता है। जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश ले लो बच्चों, तो वहाँ पे उस प्रदेश में क्या है, उपजाऊ मृदा है, विविध प्रकार की फसलें होती हैं, और इसलिए वहाँ पे मानव जीवन आपको समृद्ध दिखाई पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे उपजाऊ मृदा नहीं है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, तो वहाँ पे मृदा की कमी है, और इसलिए वहाँ पे वनस्पतियाँ भी नहीं होती हैं, फसलें भी नहीं होती हैं बच्चों, और इसलिए वहाँ पे अनाज का अभाव रहता है। ऐसा ही ध्रुवीय प्रदेशों में भी होता है। तो केवल उचित जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश होने से ही वनस्पति की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके लिए मृदा का उपजाऊ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप जानते हो बच्चों कि जब भी हम भूमि में फसल डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है। और ये मनुष्य को जब भी ध्यान में आया तो उसने क्या किया, मिट्टी का उपयोग करना शुरू किया। धीरे उसके समझ में आया कि नदी तट की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ फसल ज़्यादा अच्छी होती है, और इसलिए मानव वहीं पर समूह बना के रहने लगा। वो कभी भी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं हुआ बच्चों, नदी के किनारे हुआ। आप देखो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु संस्कृति, ये सब नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे इनका विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ मानव को समझ में आने लगा कि नदी के पास की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ हमारी फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसीलिए ये जो है उसने रेगिस्तानों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में संस्कृतियों का विकास नहीं हुआ। अब बच्चों, जो ये बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो मानव कृषि द्वारा अनाज प्राप्त करता है, और इसीलिए हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि। ठीक है बच्चों, इसलिए हम कृषि को अपना महत्वपूर्ण व्यवसाय मानते हैं। ये बात मानव की समझ में आ गई, और इसीलिए उसने कृषि करना शुरू किया, घुमक्कड़ी जीवन अपना खत्म कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, आप देख ही रहे हो आज मानव कितनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता का जनक बना हुआ है। मृदा की खोज और उसके स्थायी होने के लिए मानव समूह में स्पर्धा भी होती थी उस समय।
धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों, फसलों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानव मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करने लगा और इसके लिए वो बहुत सारी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने लगा। इससे क्या होने लगा, कृषि की उपज और ज़्यादा बढ़ने लगी। बच्चों, मिट्टी के प्रकार के अनुसार जो होता है वो अलग अलग प्रकार के अनाज, फल फूल आदि उपज होती है। जैसी मिट्टी होगी उस मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग प्रकार के फल फूल होते हैं। कुछ मिट्टी किसी फसल के लिए अच्छी होती है तो कोई मिट्टी किसी फसल के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है वहाँ पे रेगुर मिट्टी मिलती है बच्चों, और ये जो रेगुर मिट्टी है ये मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। जबकि जो कोकण है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहाँ की मिट्टी में चावल बहुत अच्छा होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश ले लो तो मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मिट्टी है और वहाँ पे आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार हर मिट्टी जो है वो अलग अलग फसलों के हिसाब से होती है और इसी हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। जिस प्रदेश में कृषि योग्य मृदा नहीं है उस प्रदेश में लोग क्या करते हैं, पड़ोसी देशों से अनाज मंगाते हैं बच्चों। जैसे सऊदी अरब, कतार, ओमान, इन देशों में जो है वो मृदा नहीं है, फसलें नहीं होती हैं, तो इन देशों को क्या करना पड़ता है, अनाज वगैरह चीन, भारत, अमेरिका जैसे देशों से मंगाना पड़ता है। जिन प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी होती है उन प्रदेशों में अनाज की निर्भरता पाई जाती है, जैसे हमारा देश भारत। परिणाम स्वरूप ऐसे प्रदेशों में लोगों की बस्तियां केंद्रित पाई जाती हैं। जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र है तो वहाँ पे चीनी का कारखाना मिलेगा, फल उत्पादन क्षेत्र है तो वहाँ पे फल प्रक्रिया उद्योग मिलेंगे। तो भविष्य में इन प्रदेशों का विकास हमें दिखाई पड़ता है कि इन प्रदेशों का बहुत विकास हुआ है। जैसे देखो नागपुर में संतरा बहुत फेमस है। आप देखो भुसावल में जो है वो केला होता है, तो वहाँ की मिट्टी केले की फसल के लिए अच्छी है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में देखो वहाँ पे गन्ना अच्छा होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है वो अलग अलग फसलों के लिए उपयोगी होती है। हम कहाँ रहते हैं बच्चों, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। तो हम अब देखेंगे कि महाराष्ट्र की जो मृदा है वो कौन कौन सी फसलों के लिए अच्छी है। इसके लिए आपकी किताब में पेज नंबर 41 जो है बच्चों, वहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। इसमें लिखा है 7.2 महाराष्ट्र मृदा के प्रकार और सामान्य वितरण। उसके बाद पेज नंबर 42 पे कुछ प्रश्न दिए हैं। आपको क्या करना है, मानचित्र का निरीक्षण करके उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, मैं आपको मानचित्र दिखाती हूँ पहले। ये देखो बच्चों, ये नक्शा दिख रहा है आपको, तो आपको ये नक्शा निरीक्षण करना है। आपको अगर साफ नहीं दिखाई पड़ा तो आप अपनी किताब खोल सकते हो, पेज नंबर 41, वहाँ पर भी आपको ये नक्शा दिखाई पड़ेगा। आपको ये नक्शा ध्यान से देखना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सूची बनी हुई है। अब इस सूची में अलग अलग कलर है बच्चों। जो एकदम लाइट ग्रे कलर है वो खुरदरी मृदा है। तो जहाँ जहाँ ये लाइट ग्रे कलर पाया जाता है वहाँ पे महाराष्ट्र में खुरदरी मृदा मिलती है। जहाँ पे डार्क है ग्रे वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। जहाँ पे लाल है वहाँ लाल मिट्टी, जहाँ पे देखो जो पिंकिश है तटी काप की मृदा पाई जाती है, और जहाँ पे ऑरेंज है बच्चों वहाँ पे अपरिपक्व मृदा यानी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो आपको ये देखना है मानचित्र और इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा द्वारा व्याप्त है। तो पहले आप चलो निरीक्षण करो और मुझे इसका उत्तर दो। अब देखो मैप में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलर दिखाई पड़ रहा है जो हर तरफ दिख रहा है, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है बच्चों। महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा द्वारा व्याप्त है, एकदम सिंपल आंसर है, वेरी गुड, काली मृदा यानी रेगुर मिट्टी। अब देखो डार्क कलर का स्लेटी कलर आपको सब जगह दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके प्रश्न का पहला उत्तर है कि जो काली मिट्टी है जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र उससे व्याप्त है। उसके बाद देखो किन भागों में लाल मृदा पाई जाती है। तो आपको सहज यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आपको दिशा का ज्ञान है ही है। लाल मिट्टी कौन से कलर की है बच्चों, यहाँ देखो डार्क ऑरेंज कलर की लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसका आंसर आपको देना है बच्चों। ये देखो आपको इस नक्शे में भी मैं एरो से दिखा रही हूँ, आपको एरो देखना है। आपको दिखाई पड़ेगा एकदम पूर्वी भाग में, देखो गढ़चिरौली के आसपास। ठीक है, गढ़चिरौली के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ आ जाओ, जो आपका तटीय क्षेत्र है रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वहाँ पर भी आपको लाल मिट्टी दिखाई पड़ेगी। ओके,
उसके बाद तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र में नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। अभी देखो एक बार मैं आपको इसके आंसर जो है वो लिख के दे देती हूँ। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो किताब में लिख लेंगे, बाद में इसका उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है, महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस नदी द्वारा व्याप्त है, आप लिख लो चाहिए तो आपको, क्योंकि आपको किताब में बाद में जब ये लेसन पूरा हो जाएगा तो आपको इसके सारे आंसर जो है आपकी बुक में लिखने हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी में आए आपको उसके उत्तर भी लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला उत्तर क्या है, पहला उत्तर है महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मृदा यानी रेगुर मृदा पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, किस भाग में लाल मृदा पाई जाती है, तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, इन भागों में लाल मृदा पाई जाती है। तीसरा प्रश्न देखो, महाराष्ट्र में नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। नदी घाटी का क्षेत्र देखो बच्चों, यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी मिलती है। तो जो नदी घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, आपको नक्शे का निरीक्षण करके उत्तर देना है। फिर सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, आपने महाराष्ट्र का नक्शा पहले भी किया है, आपको ध्यान देना है सह्याद्री का क्षेत्र कहाँ पर है और सह्याद्री के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, कहाँ पर सह्याद्री वो ढूंढना है और उत्तर देना है। काप की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, देखो काप की मृदा जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तटीय काप की मृदा। अब ये देखो पिंकिश वाली मृदा कहाँ पर है, ये मुंबई उपनगर जिला दिखाई पड़ रहा है आपको, दमन दीव के नीचे वाला भाग, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। मैं लिखकर आपको इसका उत्तर दूंगी तो भी आपको एक बार निरीक्षण करके इसके आंसर देनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रहेगा आपको। अब देखो, आपने महाराष्ट्र की मृदा के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया। मृदा का रंग, उसकी श्रेणी, उसके निर्माण की प्रक्रिया, परत की मोटाई आदि के आधार पर राज्य को मृदा के प्रमुख 5 प्रकार किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में ही हम इसके 5 प्रकार कर सकते हैं। मोटी खुरदरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटवर्ती काप की मृदा और पीली सी कत्थई यानी मृदा यानी पीली मृदा। ठीक है, ये महाराष्ट्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मोटी खुरदुरी मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चों, जहाँ पे कम वर्षा है, अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा की निर्मित होती है। इसीलिए पठार, जो महाराष्ट्र के पठारी प्रदेश हैं, पठार के जो पश्चिमी भाग में पर्वतीय समतल क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, जैसे अजंता, बालाघाट, महादेव की पहाड़ियाँ। इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है, जो मोटी खुरदरी मृदा होती है। ठीक है, ये देखो मैं आपको परिणाम स्वरूप मृदा की निर्मित होती है। ये देखो, ये पूरा जो नक्शा है भारत का, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। ये मृदा जो है बच्चों वो पठारी प्रदेशों में अधिकतर पाई जाती है, अजंता, बालाघाट, महादेव की पहाड़ियाँ, और इसमें ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा है काली मिट्टी यानी काली मृदा जिसे कहते हैं। अब वो कहाँ पाई जाती है, ये देखो काली मृदा जो होती है वो रेगुर अथवा कपास की काली मृदा, इसका नाम है ये। और जो मध्यम वर्षा के प्रदेश में ये मृदा पाई जाती है, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है। और बच्चों ये जो मिट्टी होती है, नदियों की घाटी में काप की मृदा के मैदानों और घाटी भागों में ये मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार के पश्चिमी भागों में अत्यधिक काली मृदा, तो पूर्वी भाग के यानी विदर्भ में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में, जो दक्कन का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी भाग में जो विदर्भ का क्षेत्र है वहाँ पे मध्यम प्रकार की काली मृदा पाई जाती है। तो ये काली मृदा जो है इसे क्या क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग देखो बच्चों काला ही होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी कहते हैं। ये देखो, ये मिट्टी जो है काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसे काली कपास की मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की फसल बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अगली मृदा जो है लाल मृदा। अभी लाल मृदा पहले हम महाराष्ट्र के संदर्भ में देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो पहले आप मैप में काली मृदा का क्षेत्र देख लो, आपने अभी मैप में देखा, इसे मैंने दोबारा आपको दिखा नहीं रही हूँ। आपने अभी देखा कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है मैप में।
अब हम देखेंगे लाल मृदा के बारे में। तो बच्चों लाल मृदा जो है वो सह्याद्री पर्वत जो है उसके पश्चिम में कोंकण तटवर्ती क्षेत्र तब पूर्व विदर्भ में ये मृदा पाई जाती है। आप नक्शा देखो, सामने नक्शा रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सह्याद्री का जो पश्चिमी भाग है और कोंकण का जो तटवर्ती क्षेत्र है तो तब पूर्व का जो विदर्भ का भाग है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। अतिवर्षा के प्रदेश में चट्टानों का होने वाला अपरदन बड़े पैमाने पर बह जाता है जिससे मूल चट्टान अनावृत हो जाती है। चट्टानों में स्थित लौह का वातावरण में निहित ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है जिससे एक रासायनिक क्रिया होती है और इसी रासायनिक क्रिया के कारण इस मिट्टी को लाल रंग प्राप्त होता है। दोबारा समझ के लो बच्चों, क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ का जो अपरदन होता है तो चट्टानें जो हैं वो बह जाती हैं जिससे जो मूल चट्टान होती है वो अनावृत हो जाती है, उसका ऊपर का आवरण हट जाता है और चट्टानों के अंदर जो लौह होता है उसका वातावरण की ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है, रासायनिक क्रिया होती है और इस मिट्टी का निर्माण होता है जो लाल रंग की होती है। इसे ही कहते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, देखो आपको नक्शे में भी दिखाई पड़ रहा है, वीडियो में भी, ये लाल कलर की होती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, चूना, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और लाल मृदा का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। देखो बच्चों, ये जो मिट्टी है ये दोबारा मैं आप दिखाया है इसमें कहाँ कहाँ मिलती है। और ये जो मिट्टी होती है बच्चों, इस मिट्टी के अंदर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है बच्चों। इस मिट्टी में कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, मूंगफली, रागी, आलू, तिलहन, दलहन फसल, बाजरा, आम, संतरा जैसे खट्टे फल और कुछ सब्जियों की खेती अच्छी सिंचाई व्यवस्था करके उगाई जा सकती है। तो ये बहुत ही उपयोगी है लाल मिट्टी और इसमें ये सारी बहुत सारी फसलें जो होती हैं उगाई जाती हैं। सहज रूप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाल रंग की होती है बच्चों क्योंकि इसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की। बच्चों अब हम देखें जो है वो कोंकण की अधिकांश नदियां जो है वो लंबाई में कम है लेकिन बहुत तेज़ी से बहती हैं और इसलिए क्या करती हैं वो अपने स्वाद द्वारा जो बहाकर लाई गई काप की मिट्टी है वो नदी के मुहाने पर जमा कर देती हैं। तो पश्चिमी तटवर्ती भागों में नदी के मुहाने पर इस मिट्टी का निर्माण होता है जैसे धर्मतर, पनवेल आदि क्षेत्र। और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, तटवर्ती काप की मृदा, क्योंकि ये तटों पे जो है वो इकट्ठा होती है। ठीक है, तो तटवर्ती काप की मृदा जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को कहा जाता है और बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई ये मिट्टी जमा की जाती है कि भुरभुरी होती है बच्चों, ढीली होती है और खेती के लिए ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये जो है एग्जाम्पल भी दिया आपको कि पनवेल धर्मतर के पास में पाई जाती है, देखो नक्शे में भी आपको दिखाया है। इसमें तंबाकू, कपास, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मटर, लोबिया, काबुली चना, काला चना, हरा चना, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, जूट, मक्का, तिलहन फसलें, सब्जियां, फलों की खेती इस मृदा में होती है, यानी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। अब जो अगला प्रकार मिट्टी का है बच्चों वो है पीली सी यानी कत्थई मृदा, जिसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो पीली मिट्टी होती है बच्चों ये अतिरिक्त वर्षा के प्रदेशों में पाई जाती है और ये मिट्टी अधिकांशतः उपजाऊ नहीं होती है, अतः कृषि के लिए इस मृदा का उपयोग बहुत कम करते हैं। जैसे चंद्रपुर भंडारा के पूर्व भाग तथा सह्याद्री के पर्वतीय भागों में ये मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे ग्रेनाइट शैलों के निर्माण के कारण इसका रंग थोड़ा भूरा, चॉकलेटी, पीला या काला होता है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है इसके रंग के कारण। जैसे लाल मिट्टी आपने देखा था तो इसका आकार भी कुछ पीला रंग का होता है, भूरा जैसा, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पीली मिट्टी कहते हैं और ये खेती के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती। मृदा ये प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांशों की कम मात्रा मिलती है जबकि लौह तत्व, एल्युमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इसलिए फसलों के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है। बच्चों हम देखेंगे मृदा का क्षरण या अवनति। तो मृदा का क्षरण क्या होता है बच्चों, मृदा का क्षरण का मतलब है मृदा के कणों का बाह्य कारकों जैसे हवा, जल इनके द्वारा पृथक होकर बह जाना।
तो वायु और जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है और मृदा का क्षरण होता है। बहता हुआ जल, जलवायु तथा प्राकृतिक रचना की विविधता के कारण मृदा का क्षरण होता है। जिस प्रकार मृदा का क्षरण होता है बच्चों, वैसे ही कुछ कारणों से मृदा की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। पहले आपको क्षरण समझना है। जब ये बहता हुआ जल या जलवायु के कारण क्या होता है, या प्राकृतिक रचना की वजह से जो मिट्टी की परत है वो बह जाती है। हवा भी इसका बहुत बड़ा कारण है, और उसके बह जाने के कारण क्या हो जाता है, मृदा का क्षरण होता है। और ठीक उसी प्रकार मृदा की गुणवत्ता भी कम होती है। इसी को मृदा की अवनति कहते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, देखो किसान कृषि से बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है वीडियो, उसमें दिखाई पड़ेगा आपको कि भारत में लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्र जल और वायु क्षरण से प्रभावित होता है। केवल हवा के कारण कितनी जो है मृदा का क्षरण होता है, जल के कारण कितनी अधिक मात्रा में मृदा का क्षरण होता है भारत में। ये देखो, जब भी बच्चों मृदा का क्षरण होता है तो मृदा क्षरण के कारण नदी, नालों और समुद्रों में रेत व मिट्टी जमा होने के कारण वो उथली हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, बाढ़ की समस्या आ रही है, पर्यावरण की समस्या आ रही है। मिट्टी के क्षरण के कारण भूमि की उर्वरता शक्ति और उसकी उत्पादन क्षमता भी घटती जा रही है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इसका बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों मृदा की अवनति। तो मृदा की अवनति का मतलब है मृदा के अंदर का गुणात्मक व्यास होना। तो मृदा का ये गुणात्मक व्यास कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मृदा में खाद का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरकों का अति इस्तेमाल करते हैं, अति कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, मिट्टी के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये जो केमिकल्स हैं, वो कई कई सालों तक बने रहते हैं। अति जल सिंचाई हम करते हैं, ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है। अति जल सिंचाई के कारण क्या होता है, भूमि के क्षार जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और भूमि लवण युक्त हो जाती है। रासायनिक द्रवों का जब अति उपयोग किया जाता है तो ये द्रव्य मिट्टी में वर्षों तक वैसे के वैसे बने रहते हैं, और इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का खतरा रहता है। उसकी ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, और इसी कारण वनस्पतियों को मिट्टी या आवश्यक पोषक द्रव्य नहीं मिल पाता है, और इसे हम कहते हैं कि मृदा की अवनति हो गई। ठीक है बच्चों, ये भी एक संकल्पना है। पीएच वैल्यू, मृदा की पीएच वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब है कि मृदा का पीएच मान ये बताता है कि मृदा क्षारीय है, अम्लीय है, कितनी अम्लीय क्षारीय है, इसे हम कहते हैं पीएच वैल्यू। मृदा की पीएच वैल्यू घटने का ऐसा माना जाता है कि मृदा की अवनति हो गई है। जैसे उदासीन मृदा है तो उसमें उसका पीएच मान होगा 7.0, अम्लीय मृदा होगी तो पीएच मान होगा 7.0 से भी कम, क्षारीय होगी तो 7.0 से अधिक होगा। और पौधों की वृद्धि के लिए पीएच का मान है 6.0 से लेके 7.5 तक। तो बच्चों मृदा के महत्व को देखते हुए उसका संवर्धन करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो खेतों की उपजाऊ मृदा वर्षा के जल के साथ बह न जाए, इसीलिए हमें क्या करना है, खेतों की मेड़बंदी की जाती है। मेड़ों पर उचित मात्रा में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। जो खेतों की अति ढलान वाले भाग हैं वहाँ पर भी पत्थरों की सहायता से क्या किया जाता है, मेड़ें बांधी जाती हैं। और इस कारण क्या करते हैं, मृदा संवर्धन विभाग की ओर से ये सारे कार्य किए जाते हैं। बच्चों पेड़ लगाना यानी वृक्षारोपण करने से भी क्या होता है, जो हवा की गति है उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। फलस्वरूप वायु द्वारा होने वाला मिट्टी का जो क्षरण है वो रुक जाता है, क्योंकि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी की जड़ों को बांध कर रखती हैं। इससे भी मृदा का क्षरण रुक जाता है। सो मृदा संवर्धन के लिए पहाड़ी ढलान पर समान स्तर पर नालियाँ भी खोदी जाती हैं, और ऐसी नालियाँ बनाने से जो ढलान वाले क्षेत्रों से आने वाली जो जल है उसका जो वेग है वो कम हो जाता है, और जिस कारण होने वाली जो चीज़न है, ये देखो मेड़बंदी दिखा रही हूँ मैं आपको वीडियो में। तो मेड़बंदी जो है वो हल्के ढलान वाली भूमि पर बनाई जाती है, और जब भी ऐसी मेड़ बनाई जाती है तो उसको बनाने से ढलानों की लंबाई कम कर जो अपवाह वेग है उसको कम किया जाता है, और ढलानें जो है वो वेग को कम करती हैं।
इसके कारण क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता है। ऐसी नालियाँ बनाने से ढलान वाले क्षेत्र से आने वाली जल का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण होने वाली जो मृदा का क्षरण है वो रुक जाता है। इन नालियों के कारण रुका हुआ जल भूमि में रिसने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये मेड़बंदी है बच्चों। उसके बाद देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। हमारा जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने भी अपवाह क्षेत्र यानी विकास के अंतर्गत ग्रामीण भागों में खेती के ढलान वाले क्षेत्र में मेड़बंदी करने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत चलाई जा रही पानी रोको पानी रिसाव ये योजना सफल हुई है। इसी प्रकार भूजल स्तर में वृद्धि करने के प्रयासों के साथ साथ मृदा का क्षरण होना भी बहुत कम हुआ है। और हाल ही में सरकार द्वारा खेत तालाब योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, खेतों में बांध बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे नलों का पानी रोकना, नाले जोड़ना जैसे काम बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। और ये मृदा संवर्धन के लिए बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो अपवाह क्षेत्र है ये देखो वृक्षारोपण, ये भी वृक्षारोपण मैंने अभी आपको बताया पहले ही। ये समतल चर, इसका मतलब क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या अधिक ढाल वाले खेतों में सामान्यतः सीढ़ीनुमा नालियाँ बनाकर फसलें उगाई जाती हैं। और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ भूमि समतल है या मृदा अधिक परागमज्ञ है, वहाँ नालियों का निर्माण किया जाता है। आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये समतल चर क्षेत्र हैं। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों कि जो वर्षा का जल है उसका वितरण सामान्य हो जाता है। अधिकांश वर्षा जल मृदा के अंदर समा जाता है, जिससे वर्षा जल अप्रवाह में काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये नालियाँ बनाना, समतल चर बनाना, वृक्षारोपण करना, ये सब चीज़ें जो है वो मृदा संरक्षण के लिए बहुत ही, मृदा संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत ही कारगर उपाय योजना है। ठीक है, इसके अलावा मृदा की अवनति रोकने के लिए जो रासायनिक खादें हैं, कीटनाशक हैं, उसके अतिरिक्त उपयोग से भी हमें बचना चाहिए। जैविक खाद, कंपोस्ट खाद जो भी हमने सीखी, केचुए की खाद, गोबर की खाद, इसका उपयोग करके मृदा में स्थित पीएच वैल्यू को बनाए रखना चाहिए। ये देखो खेत तालाब योजना है। ये खेत तालाब क्या होती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्षा का जल संचयन के लिए खेत तालाब योजना शुरू की गई है। इस योजना में खेत के हिस्से को तालाब का रूप दे दिया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, सिंचाई की सुविधा बनाई जाती है। ऐसी महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है खेत विकास जो है खेत तालाब योजना, और इसके अंतर्गत ये जो है पानी रोको पानी रिसाव जैसी योजना से बहुत फ़ायदा मिल रहा है किसके, मृदा के संवर्धन को। इसके अलावा देखो बच्चों, जैविक खाद यानी केचुए से, कचरे से जो है ये जैविक खाद बनाना, गोबर की खाद का उपयोग करना, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना। और इसकी वजह से क्या होता है, मृदा में जो पीएच वैल्यू, जब मैं अभी सिखाया मैंने आपको पीएच वैल्यू, तो मृदा की पीएच वैल्यू का संतुलन बना रहता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और जो हम कीटनाशक और जो हम लोग अप्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खादों का, उससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता भी कम होती है और मृदा की गुणवत्ता में भी बहुत कमी आती है। तो हमें इस प्रकार की जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, एक बार थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं। आज हमने मृदा के क्षरण मृदा के अलग अलग प्रकार देखे, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। मृदा का क्षरण क्या होता है, उसको रोकने के उपाय वो हमने जाने। मृदा संवर्धन के उपाय देखे हमने, और सबसे शुरुआत में हमने देखा कि मृदा होती क्या है, मृदा निर्मित के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं।